नमस्कार, आपका स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवतम भी आपके साथ जुड़ेंगे। हम हाजिर हैं वो शो लेके जहां अगले 1 घंटे हम आपके सभी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज को एड्रेस करेंगे और अपने एक्सपर्ट से भी उनकी राय लेंगे। पर सबसे पहले आपको इस शो में सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं, जो कि बेहद आसान है। आपकी स्क्रीन पे लगातार एक नंबर फ्लैश होगा, उस पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है या SMS के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमें बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, कितने समय के लिए उसमें बने रहना चाहते हैं और क्या कुछ राय चाहिए हमारे एक्सपर्ट से, या फिर ईटी ना स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर भी जाकर आप अपनी स्टॉक क्वेरीज हमें बता सकते हैं। तो सवाल पूछने का तरीका ये था। आइए अब अपने गेस्ट से भी आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आस्था जैन और साथ ही जैन ब्रोकिंग के किरण जानी हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से ही राय लेंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे और साथ ही मार्केट पे भी इनसे नज़रिया पूछते हैं। पर आइए एक बार क्विक मार्केट अपडेट आपके सामने रख दें। तो शुरुआती जो हमने एक एक्शन देखा था जहां पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव जारी था, निफ्टी में करीब एक पल में 70-75 अंकों की गिरावट हम देख पा रहे थे। तो निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर निफ्टी में हमने होते हुए देखी है, पर बैंक निफ्टी में लगातार प्रेशर जारी है। जहां निफ्टी में 0.4% की गिरावट है, बैंक निफ्टी गिरावट में एक्सीड करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1% की कमजोरी बैंक निफ्टी दिखा रहा है, 360 अंक नीचे। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज जरूर देखने को मिल रहा है। टाइटन पे आप नजर डालिए, करीब 4-4.5% की ये तेजी है। जबरदस्त बिजनेस अपडेट के बाद जो कि दूसरी तिमाही में कंपनी ने अपने नतीजे सामने रखे, जहां पे सभी सेगमेंट्स में 10% से भी ज्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली और शेयर में देखिए क्या चमक है। हीरो मोटोकॉर्प, आज कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है, यहाँ पे करीब 2% की मजबूती है। इसके अलावा यूपीएल, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी कुछ काउंटर्स हैं जो कि फिलहाल निफ्टी में हरे निशान में है और क्लियरली ऑटो आज फिर से बज होता हुआ नजर आ रहा है। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो SBI, JSW स्टील, BPCL, आइशर और M&M और टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी में गिरावट दिखा रहे हैं फिलहाल। तो कुछ ऑटो काउंटर्स पॉजिटिव साइड हैं, कुछ में गिरावट देख रहे हैं, पर मार्केट की ब्रेथ अभी कुछ क्लियरली नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितने ही NSE में बढ़ने वाले शेयर हैं उतने ही गिरने वाले शेयर भी हैं। किरण, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पे। मार्केट्स पे आपसे एक बार नज़रिया जानेंगे। देखिए, ये जो गिरावट है क्या अब यहाँ पे थमती हुई नज़र आनी चाहिए? क्योंकि कल एक्सपायरी थी, हमने एक्सपायरी को मैनेज किया कि हरे निशान में हम क्लोज कर ले, पर आज ग्लोबल क्यूज के चलते सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है, पर इतना भी नहीं बिगड़ा है। क्या यहाँ पे थोड़ा सा थमना चाहिए और फिर से हम एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो डाउ जोन्स में जो रिकवरी हमने देखी 39,500 से एक शार्प रिकवरी 30,300 तक आई। अब डाउ जोन्स के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 30,500 30,700 वुड बी द मैसिव सपोर्ट। जो रीसेंट करेक्शन आया है उसके 38.2% रिट्रेसमेंट उसी लेवल के आसपास है। तो जब तक 30,700 के लेवल क्रॉस नहीं होते डाउ जोन्स के ऊपर, तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये जो फॉल है वो कंटिन्यू रहे। अब सिमिलर वे अगर हम हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देखें तो यहाँ पे भी हमने जो रीसेंट रिकवरी देखी है सॉरी वो कहीं ना कहीं अपने रीसेंट फॉल जो है उसके 50% 38.2% रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप सेम चार्ट के ऊपर देखोगे सो ओवरऑल एक गैप क्रिएटेड था डेली चार्ट के ऊपर। निफ्टी की मैं बात करूं तो 17,350 टू 17,450 इज द गैप, और बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो 39,500 टू 39,700 इज द गैप। सो कहीं ना कहीं वहां पे हमने एक रेजिस्टेंस फेस किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो रिकवरी आई लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे सो मोमेंटम इंडिकेटर्स पे काफी सारा ओवर बॉटनेस हमको देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 रीजन की वजह से वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में थोड़ा करेक्शंस आएगा या तो प्रॉफिट बुकिंग रिज्यूम हो सकती है। अब कल के हिसाब से हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो DII एंड FII दोनों ने इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जो एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब लेवल वाइज अगर बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो 39,000 वुड बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द इंट्राडे। वहां पे अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स ने काफी अच्छा बेस बना दिया है। तो जैसे ही 39,000 के नीचे मार्केट जाएगा सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शार्प फॉल देखें 38,700 टू 600। अगर 39,000 ब्रेक नहीं होता है बैंक निफ्टी में तो फिर चांसेस है कि हम ऊपर में एक रैली शॉर्ट टर्म देख सकते हैं 39,500 की। ओवरऑल हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है, तो या तो आप 39,000 ब्रेक करने का वेट करें, वो टूटते ही आप शॉर्ट कर सकते हो, या तो फिर 39,400 39,500 के आसपास आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो।
सिमिलर वे अगर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, सो निफ्टी में भी 17,200 इज द वेरी गुड सपोर्ट। जब तक 17,200 होल्ड है, तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मार्केट में एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिले। ऊपर में कहीं ना कहीं 17,350 17,400 इज द रेजिस्टेंस, वहां पे एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड 17,500 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ठीक है किरण, तो निफ्टी को और निफ्टी बैंक को लेकर एक विस्तृत व्यू आपको शेयर कर दिया है और उसके अराउंड आप अपनी रणनीति बनाइएगा। आज के दिन के ट्रेड की अगर बात करें, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, थोड़ा वोलेटिलिटी आज जाहिर तौर पर बाजार में रहेगी। लेकिन चलिए दर्शकों को जोड़ते हैं। हरियाणा से किशन राठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। किशन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार जी, ये मदरसन वायरिंग के हैं 1000 शेयर मेरे पास। मदरसन तो वायरिंग के बोनस, हाँ मदरसन वायरिंग, इसमें वो कह रहे थे शेयर 5/2 का कुछ देंगे जी। कब तक है उसकी डेट, और रखें या और डालूं या इनको बेच डालूं? आपके पास पहले मदरसन सुमी के शेयर रहे होंगे, राइट किशन जी? वायरिंग के हैं सर। वायरिंग तो डीमर्ज होके आई थिंक ये मिला होगा आपको, लेकिन एक बार चलिए इस पर व्यू ज़रूर जानते हैं कि आपको अभी करना क्या है। आस्था, आप हेल्प कर पाएंगे किशन की? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखा जाए तो मदरसन सुमी वायरिंग की इन्होंने यहाँ पे बात की है, तो मेरे हिसाब से अभी तो उसको होल्ड करना है। अब अगर मैं सिर्फ इस कंपनी की बात करूँ तो एक तरह से ये मार्केट लीडर है। पूरा जो इंडिया में वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री है उसके चलते ये एक उसमें पूरा मार्केट लीडर है। दूसरा जो पॉजिटिव इसके अंदर है वो देखा जाए तो पूरा ये इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक पूरा प्योर प्ले है वहाँ पे, क्योंकि और जिस तरह से इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभी यहाँ पे शेप आउट हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया टेलविंड कंपनी को रहेगा इंडस्ट्री के मैक्रो के चलते हुए। तो उसका भी पॉजिटिव यहाँ पे फायदा हमें देखने को मिल सकता है इस कंपनी को। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देती हुई नजर आएगी, तो इनको अभी तो मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि जो हम ये मान के चल रहे हैं आगे जाते हुए एस्टिमेट्स प्रॉफिट में, तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पे जो कंपनी ग्रो करेगी वो तकरीबन यहाँ पे 15 से 20% की CAGR से ग्रो करती हुई नजर आएगी आने वाले, अगर मैं FY25 तक की बात करूँ। और उसी वजह से यहाँ पे हमें री रेटिंग होती हुई देखने को मिलेगी अगर नतीजे अच्छे आते हैं, और इनको इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर के भी लेवल्स की काउंटर दिखा सकता है। बने रहने की सलाह है। ठीक है, मदरसन सुमी को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे। आशुतोष टंडन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष जी नमस्कार, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास और क्या जानना है आपको? ठीक है, आशुतोष जी से हमारा संपर्क टूट गया है। इनके पास हैं इन्फो एज के 20 शेयर हैं 5,000 रुपए के भाव पर। इन्फो एज, इस पर आस्था आपका क्या व्यू है और आपको क्या लगता है कि कैसे पोटेंशियल है? 5,000 की खरीद है, 4,000 रुपए के नीचे आके ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कंपनी दमदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? देखिए आगे का भविष्य इन्फो एज का अभी तो मुझे ठीक ही लग रहा है, दिक्कत कुछ है नहीं। लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी ये काउंटर। इनको यहाँ पे अभी काफी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन देखिए अभिषेक जी अभी जिस तरह से अब रिजल्ट सीजन का आगाज होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें एक बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं इन्फो एज की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो। और इसी वजह से अभी तो मैं इनको यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। अब अगर मैं इन्फो एज के फंडामेंटल्स की यहाँ पे बात करूँ तो देखिए पूरा इसका जो फंडामेंटल है वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन जॉब पोर्टल भी है naukri.com के नाम से, matrimony.com नाम से भी ये matrimony.com करके भी ये लोग ऑनलाइन पोर्टल चलाते हैं, जीवनसाथी.com करके है। तो और सबसे बड़ा है कि रियल एस्टेट, जहाँ पे कि अभी हम देख रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट हो रहा है, उसका भी पोर्टल है 99acres.com करके। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये काफी बढ़िया इनके वर्टिकल्स हैं, ये अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रखना है। रिजल्ट्स का यहाँ पे एक बार जरूर इंतजार करना चाहिए और वापस से पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए, बट अभी तो बने रहने की सलाह है। ठीक है, तो फिलहाल matrimony.com में बने रहने की सलाह मिल रही है। हम देख रहे हैं कि आजकल जो है कई सारे काउंटर्स, कई सारी न्यूज़ फ्लो जो है भारत में, कैसे वेडिंग इंडस्ट्री जो है आगे लीड करती हुई नज़र आ सकती है, कितनी बड़ी है ये इंडस्ट्री, वैसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। तो इन्फो एज को लेकर आपके लिए राय, और साथ ही मैट्रिमोनी पे भी आस्था ने अपना आउटलुक बताया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। गुजरात से हमारे दूसरे कॉलर बलदेव जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है?
हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पतंजलि का मैंने बोला था और उसके अलावा मेरे पास अदानी विल्मर के 200 शेयर है 810 रुपए के भाव के। ओके बलदेव जी, पतंजलि फूड्स के कितने काउंटर्स हैं और क्या बाइंग प्राइस है? ये 1350 के करीब है, शायद 200 शेयर है। अच्छा, और अदानी विल्मर की बाइंग आपने क्या बताई, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? अदानी विल्मर के 810 के भाव की। अच्छा, 810 के भाव पे। तो हम देख पा रहे हैं कि पतंजलि फूड्स जो आपके पास है वो लगभग इसी प्राइस के आसपास आपने बाइंग की है, और साथ ही अदानी विल्मर थोड़ी सी ऊपर की खरीद है आपकी 810 की। आस्था, क्योंकि ये दोनों ही काउंटर्स एक ही सेक्टर के हैं और कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है तो दोनों में ही हमें चाल देखने को मिलती है, स्पेशली पाम ऑयल प्राइसेस को लेकर या फिर इनके बाकी पूरे एफएमसीजी सेक्टर का भी इन पे असर होता है। क्या आउटलुक रखती हैं, क्या दोनों ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? देखिए, अदानी विल्मर और पतंजलि फूड्स दोनों की बात करें तो अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, पर क्या बलदेव जी को इनमें बने रहना चाहिए इतनी अच्छी अपसाइड के बावजूद भी? देखिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए। और आपने जैसे अभी वेडिंग सीजन की बात की, तो वेडिंग सीजन के साथ साथ फेस्टिविटीज का भी अभी एक तरह से पूरा यहाँ पे आगाज हो चुका है। तो इस बार के जो रिजल्ट्स आएंगे मुझे तो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, क्योंकि एक तरह से इनका जो फॉर्च्यून, यहाँ पे सबसे पहले मैं अदानी विल्मर को एड्रेस कर रही हूँ, क्वेरी को। तो जो उनका ब्रांड है फॉर्च्यून ऑयल का, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी देखने को आएगी। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सृष्टि, ये मैं ग्राउंड चेक की उसमें बात कर रही हूँ कि आप अगर अभी ऑनलाइन भी जाएंगे कुछ भी इस तरह के आइटम्स लेने, तो आपको इन्वेंट्री में ही एक शॉर्टेजेस मिलेगी। यू कैन नॉट बाय मोर देन 1 लीटर या 2 लीटर ऑयल। तो इतनी बड़ी डिमांड है कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपनी क्वांटिटी को लिमिट कर दिया है। तो मुझे काफी बड़ा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो डिमांड है एडिबल ऑयल की, ये हाईएस्ट रहने वाली है इस वाले सीजन में, क्योंकि लास्ट 2 सालों में कोविड की वजह से लोगों ने यहाँ पे इतना हर्षोल्लास नहीं था, उत्सव का माहौल नहीं था। ये सब अभी हमें देखने को मिलेगा। और जो चैनल चेक्स बता रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि काफी बढ़िया कंजम्पशन अभी उठ के आ रहा है। मुझे लगता है ये अच्छे नतीजे देंगे और बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया रिटर्न हमें अदानी विल्मर देता हुआ नजर आएगा। यहाँ बिल्कुल बने रहने की सलाह है। दूसरी तरफ पतंजलि फूड की बात करें तो अगेन पतंजलि फूड में भी जो सेगमेंट्स आते हैं उसमें एडिबल ऑयल आता है, ओलियो केमिकल्स आता है, और इनफैक्ट पतंजलि में तो बाकी सारी चीजें भी हैं, चाहे से हम सोया प्रोटीन्स की बात करें, फ्लोर की बात करें। सो ये जो पूरा सेगमेंट है मुझे तो बढ़िया तेजी लग रही है, और ये नतीजे भी मैं काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पे उम्मीद कर रही हूँ पोस्ट करती हुई नजर आएंगी कंपनीज। तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है दोनों ही काउंटर्स को। दोनों ही शेयरों में बने रहने की सलाह है आपके लिए। पतंजलि फूड जो पहले रुचि सोया के नाम से जाना जाता था, और अडानी विल्मर ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी, अच्छे गेंस दिए थे, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन आगे अच्छे इसके भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लेकिन बात करेंगे अब डिफेंस स्टॉक्स की, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रक्षा उपकरणों की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस बढ़ता जा रहा है। और कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखी थी डिफेंस स्टॉक्स में, लेकिन आगे क्या क्या ट्रिगर्स हैं और क्यों ये कंपनियां कुछ और समय तक अभी फ्लेवर में रह सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए डिफेंस के लिए क्या ट्रिगर है? जी बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर फोकस में रहने वाला, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रक्षा उपकरणों जो है डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। अब जी हाँ, ये बैन लिस्ट ले लीजिए, देश में मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, इससे कारण जो है जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। और अगर डोमेस्टिक वेंडर्स की बात करें तो अगले 6 साल जो है $80 बिलियन का कारोबार का मौका बनता है। अब याद रखिए, डिफरेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI के भी आंकड़े में देख रहे हैं इंक्रीज़ होगी, 49% से बढ़ के 74% तक होगी। और इसके अलावा बढ़ती जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसके कारण जो है डिफेंस सेक्टर पे ओवरऑल फोकस रहने वाला है। 2+2 जो है बातचीत भी हुई है आपके तहत, अमेरिका कंपनियों के लिए देश के लिए निवेश बढ़ाएंगी। अब इसके अलावा जो है MSME ले लीजिए, स्टार्टअप ले लीजिए, यहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और आखिर में मैं बात करूँगा एरोस्पेस के ऊपर। यहाँ पे 5 साल में जो है एरोस्पेस से लगभग $95 बिलियन का जो है कारोबार का अवसर हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम स्वदेशी इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस घट रही है, जो इंपोर्ट की निर्भरता होती है वो घट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 310 आइटम पिछले 2 साल में बैन लिस्ट में आए हैं, और इंपोर्ट
आउटलुक में देखा जाए तो अगले 4 से 5 साल में जो घरेलू मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वहाँ पे 4 लाख करोड़ का जो है अवसर आ सकता है, बिजनेस पोटेंशियल। 5 साल में देखा जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 6 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है, 6 गुना का बढ़त देखने मिला है। पहले 1500 करोड़ का रुपए का जो था पूरा पोटेंशियल था, अब जो है वो जाके 9000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो चुका है। तो ये तो बात हुई भारत और भारत के डिफेंस के सिनारियो पे, लेकिन कंपनीज फैक्टर्स में क्या मूवमेंट रहती है वो देखते हैं। HAL देखते हैं तो लीस्ट वैल्यूड जो है कह सकते हैं आपके डिफेंस स्पेस में कंपनी है। इसके अलावा जो न्यूली लिस्टेड डेटा पैटर्न से वो थोड़े हायर साइड ऑफ वैल्यूएशन में ज़रूर है, और उसके कारण एक चीज़ और है कि इनके मार्जिन्स भी हायर साइड पे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लेट 20s में जो है आपके मार्जिन्स देख रहे हैं, और एक्सपेक्टेड भी है FY24 के लिए, जहाँ पे HAL ले लीजिए, BL ले लीजिए और भारत डायनेमिक्स जैसे दिग्गज स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, मार्जिन की पिक्चर भी अच्छी है डिफेंस सेक्टर की बात करें तो। और कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी तमाम डिफेंस स्टॉक्स में, ख़ास तौर से जो शिपिंग वाले जो स्टॉक्स हैं। कोचिन शिपयार्ड में हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी थी। आपसे आस्था समझना चाहेंगे कि ऑर्डर बुक भी काफ़ी हेल्दी है डिफेंस, अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो HAL इसमें सिरमौर है, सबसे ऊपर है। आपको अगर कुछ स्टॉक्स अगर चुनने हो या फिर किसी को सलाह देनी हो तो आपका भरोसा कहाँ पे है? देखिए, अभी आपने जिस तरह से शिपिंग स्टॉक्स की भी यहाँ पे बात की और कोचिन शिपयार्ड की भी आप बात कर रहे थे, मुझे जो पसंद आ रहा है अभी उस स्पेस में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है। अभी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट किया है इनके फंडामेंटल्स को, लेकिन अब ये जो शिपिंग स्टॉक्स जो निकल के आ रहे हैं यहाँ पे मुझे लगता है कि एक हमें बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं गार्डन रीच शिप बिल्डर इस पे शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है इनको ऑर्डर बुक काफ़ी सॉलिड है। तकरीबन जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 240 बिलियन के ऑर्डर्स इनके अभी भी हाथ में है, और दूसरी तरह से जो FY23 की प्रोजेक्शंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट FY23 से लेके 25 तक जितने भी ऑर्डर्स होंगे ये एग्जीक्यूट होंगे, जो कि पीक ईयर्स होने वाले हैं। तो मैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे दाव लगाने की सलाह दूंगी। ऑल्दो दूसरे डिफेंस स्टॉक BEL, HAL भी पसंद आते हैं, लेकिन वहाँ पे रनअप बहुत अच्छा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस काउंटर्स में क्या कुछ ट्रिगर्स बन के निकल कर आ रहे हैं, पूरी रिसर्च शरद ने आपके सामने रखी, और स्टॉक स्पेसिफिक हमारी एनालिस्ट आस्था जैन को पसंद आ रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर अभिषेक जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मुझे जानना था इंडिया सीमेंट्स को लेके। मेरी प्राइस 270 की है और 21 शेयर्स मैंने लिए थे, तो काफी अच्छा ये वर्क कर रहा था, बट सडनली क्या हुआ सीमेंट सेक्टर में कि सब डाउन हो रहा है। जी, हाल फिलहाल थोड़े से वॉलेटाइल ज़रूर है, पर अभिषेक इसका 52 वीक हाई लगभग 300 के आसपास ही है, मतलब 270 की बाइंग और 300 फिर जो नीचे आ रहा है। आप क्या 300 पे एग्जिट नहीं ले पाए, इस बात का आपको थोड़ी सी चिंता है? जी नहीं, ऐसा कोई चिंता नहीं, मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। 300 पे एग्जिट करने के लिए मैंने नहीं लिया था, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया। ठीक है, मैं आपसे ये जानना ही चाह रही थी कि क्या आपका नज़रिया है, कितने समय के लिए आप बने रहना चाहते हैं। पर आइए हमारे एनालिस्ट किरण से एक बार राय लेते हैं। किरण, देखिए जो पूरी फंडामेंटल स्टोरी बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि कंपटीशन बिल्डअप है, पर कंपनीज अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही हैं, कच्चे तेल की लागत कम हुई है तो एक राहत की बात है। ये ट्रिगर्स तो हैं ही, पर सीमेंट काउंटर्स बहुत एक्शन में थे। इंडिया सीमेंट्स पे आपकी क्या राय है? थोड़ा सा कूल ऑफ ज़रूर देखने को मिला है, पर 270 मौजूदा भाव पे ही इनकी बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए? यहाँ से थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एक बार फिर से अपसाइड मोमेंटम कैचअप कर सकता है ये काउंटर? तो ओवरऑल सीमेंट की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी रैली हमने देख ली है, जैसे फंडामेंटल ट्रिगर्स आपने बताया। साथ ही साथ अगर हम इसका चार्ट चेक करेंगे तो कंपैरेटिवली अंबुजा सीमेंट का जिस तरह का चार्ट था उसी तरह का सिमिलरली ये चार्ट देख रहे हैं हम। ओवरऑल काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने रिसेंटली इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। हम डेली चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स क्लियरली बढ़ रहे हैं विद द हाईएस्ट डिलीवरी मार्किंग। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ का सजेशन दे रहा है।
साथ ही साथ अगर हम लंबे टाइम के चार्ट देखें, जैसे उनका थोड़ा नजरिया लंबे टाइम का है, तो अगर हम मंथली या तो वीकली चार्ट देखेंगे तो उसमें एक बड़ा सा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं 220 230 के लेवल के आसपास। तो ये ब्रेकआउट आने के बाद रिसेंटली जो कूल ऑफ हुआ है वो इतना बड़ा कोई कूल ऑफ नहीं है, तो मेरे हिसाब से उनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। कॉशियस नोट के ऊपर उनको 220 का या 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए फॉर द लॉन्गर टर्म टाइम। जब तक 220 के नीचे क्लोजिंग बेसिस ये स्टॉक नहीं आता है तब तक मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल पे हम जो टारगेट देख रहे हैं वो 320 330 जो उसका ऑल टाइम हाई है। जैसे ही 320 का लेवल क्रॉस होता है मुझे लग रहा है कि यहाँ एक शार्प अपसाइड डेफिनेटली आप 400 तक के लेवल की देख सकते हो। सो अल्टीमेटली 400 के टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट में होल्ड करने की सलाह दूंगा और 220 का एज अ स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये रहा आपको सीमेंट स्टॉक पे। आगे बढ़ेंगे लेकिन अगला सवाल लेने से पहले एक बार जरा देखते हैं कि बीएसई की और ख़ास तौर से सेंसेक्स की तस्वीर क्या कहती है। टाइटन यहाँ पर भी सबसे प्रमुख तेज़ी वाला शेयर आज है, 4.5% की तेज़ी वहाँ पर है। इसके अलावा मारुति पर गोल्डमैन सैक्स की अच्छी रिपोर्ट आई है, 10,500 रुपये के टारगेट्स आए हैं और आज हम देख रहे हैं कि मारुति में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। रिलायंस वहाँ पर आधे % के आसपास की बाइंग है और भारतीय एयरटेल भी कल हमने देखा था कि ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा था, आज वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग वहाँ पर वेलोटी है और एल&टी भी हल्की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन आज बैंकिंग स्टॉक्स का मूड ख़राब है, थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि ऑटो में भी सिलेक्टिव कुछ जगहों पर जैसे कि M&M में 1.5% के आसपास की गिरावट है, SBI नीचे 1.5%, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो बैंकिंग से थोड़ा सा अगर मूड सुधर जाए तो शायद बाजार का मूड भी बेहतर यहाँ से होता हुआ दिखेगा और अभी जो 200 अंकों की नरमी है सेंसेक्स में शायद ये तेज़ी में बदल जाए अगर बैंकिंग से सपोर्ट आ जाए तो। लेकिन टाइटन अच्छे बिजनेस अपडेट आए हैं इनके, अब 107 नए स्टोर खोले हैं Q2 में, तो नतीजों से पहले आजकल बिजनेस अपडेट के आंकड़े काफ़ी अहम हो गए हैं और उसके आधार पर लोग ट्रेड भी कर लेते हैं। आस्था आपसे समझना चाहेंगे, टाइटन 2700 के भाव पर है, 5% की तेज़ी आसपास इसमें दिख रही है। आप ये बताइए कि अभी भी किसी को खरीदना तो सही लेवल पर है क्या ये? देखिए थोड़ा सा आज तो ज्यादा ही तेज हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कूल ऑफ होता है 2600 के आसपास तो बढ़िया लेवल होगा, क्योंकि मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट जहां तक मुझे ध्यान आता है अभिषेक जी, शायद मैंने आपके चैनल पे भी इसको रेकमेंड किया हुआ है ऑलरेडी और मेरा टारगेट 2900 का है, शायद VIP स्टॉक में ही किया था, एक बार मैं वापस से चेक करना चाहूंगी, लेकिन ये रिकमेंडेड स्टॉक है तो मैं तो इसमें अभी भी पॉजिटिव हूँ। आज क्योंकि 5% की तेजी है तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो खरीदना चाहिए। अगेन टारगेट्स मेरे वही रहेंगे 2900 तक के। जिस तरह से हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि वेडिंग सीजन, फेस्टिविटीज, तो ये जो ऑपरेशनल डेटा भी जो आ रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि काफी बढ़िया बाइंग यहाँ पे हमें होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक ही दिक्कत इस स्टॉक को लेके है, वैल्यूएशंस। तो वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर डिमांड बढ़ती रही तो ये आगे अपने रीरेट होते रहेंगे स्टॉक। तो टाइटन में मैं तो पॉजिटिव हूँ, थोड़ा सा गिरावट आती है, 5% की तेजी है, थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो खरीदना चाहिए। पुराने टारगेट्स के साथ स्टिक करूंगी जो तकरीबन 2800 से 2900 के आसपास के हैं। ठीक है, टाइटन बाय ऑन डिप्स, गिरावट पर आपके लिए मौके बनेंगे। आज थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है शेयर, थोड़ा सा नीचे आए तो आपके लिए इस पर एंट्री के अच्छे अवसर बन जाएंगे। पुणे से प्रकाश हमारे साथ अब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है, इनके पास हैं, लेकिन सवाल इनका आ गया है। टाटा एलेक्सी के 50 शेयर हैं 600 रुपये के भाव पर, 600 रुपये के भाव पर टाटा एलेक्सी 8600 पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त और 4 लाख रुपए का इनको प्रॉफिट इन 50 शेयरों से हो रहा है। एक ही स्टॉक से देखिए पूरा का पूरा ज़बरदस्त मुनाफा इनको हो रहा है। किरण, टाटा एलेक्सी अब तो इनके लिए मायने नहीं रखता कि क्या स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि मल्टी फोल्ड यहाँ पर रिटर्न मिल गए हैं। ये बताइए आप कि यहाँ से आपको आगे की चाल कैसी दिख रही है? सो ओवरऑल टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो एक पैराबोलिक रन हमने ऑलरेडी देख लिया है। स्टॉक में 600 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था पोस्ट कोविड और उसके बाद अभी 8600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छी खासी रैली के आने के बाद डेफिनेटली कोई भी स्टॉक होता है वो एक कंसोलिडेशन जोन में जाता है। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह के चार्ट हमें दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि टाटा एलेक्सी अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। जब तक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं जाता ये स्टॉक, मेरे हिसाब से इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज एन होल्ड रहना चाहिए। इतना अच्छा बढ़िया रिटर्न उन्होंने बनाया है। सो जब तक ये 8000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हमें लग रहा है कि स्टॉक में कोई भी बड़ा डाउनसाइड दिख नहीं रहा है। 8000 इज द इम्पोर्टेंट सपोर्ट, जब तक वो होल्ड है तब तक
ऊपर में अगर हम बात करें तो 93 9400 वुड बी द सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब तक 9400 लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा। 8000 टू 9400 इसी रेंज में कंसोलिडेट होता जाएगा। आइदर साइड जैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है हम फर्दर 10 टू 20% काइंड ऑफ एक रैली देख सकते हैं। तो जैसे ही 9300 के ऊपर जाता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 10,500 से 11,000 के टारगेट देख सकते हैं। और अगर 8,000 टूटता है देन दे हैव टू बी वेरी कॉशियस। नीचे में वापस ये स्टॉक 6,500 6,000 तक जा सकता है। तो ओवरऑल इसी रेंज में रहेगा। आप 8,000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक है, 8,000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको फिलहाल टाटा एलेक्सी में बने रहने की राय मिल रही है। इतने अच्छे रनअप के बाद भी जो स्टोरी है और जो मोमेंटम है वो आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पर चलिए अब वक्त हो चला है कमोडिटी की ABCD जानने का, और रोज की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी विश्व मोहन। तो चलिए आइए चलते हैं विश्व मोहन के पास और जानते हैं क्या टॉपिक है आज कमोडिटी की ABCD में। विश्व मोहन बताइए। कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं कोरिएंडर यानी धनिया की, एक बेहद ही अहम कमोडिटी जो हर किचन में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका वायदा में भी कारोबार होता है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति समझिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा कई और देश है जैसे चीन, ईरान, टर्की, सीरिया, यहाँ पर भी कोरिएंडर भारी मात्रा में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन हम यहीं पे करते हैं। भारत में अगर बात करें तो MP, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। एक रबी सीजन में इसकी बुआई होती है, दिसंबर के आसपास तक इसकी सोइंग हो जाती है, दिसंबर जनवरी तक, और अप्रैल तक इसकी पूरी हार्वेस्टिंग पूरी तरह से मार्केट में आ जाती है। अब इसका अगर हाजिर में कारोबार है, मंडियाँ बहुत सारी है कोरिएंडर को लेकर, तो इसके वायदा के भी कारोबार यहाँ पर NCDEX पर मौजूद है, जहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। और इनकी जो डिलीवरी है वो डिलीवरी की जो मंडी है वो कोटा है, रामगंज वगैरह है जहाँ पर इसकी डिलीवरी की जाती है। और अगर इसके यूनिट की बात, ट्रेडिंग यूनिट की बात करें या फिर जो भी अगर हम बात करें उसके लॉट साइज की, तो 50 का लॉट साइज है और 5 मीट्रिक टन का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट यहाँ पर है। तो अगर वायदा में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो NCDEX पर आपके हेजिंग के लिए आपके लिए बेहतर टूल्स है। अगर आपको लग रहा है कि जब आवक के दौरान भाव कम होने वाले हैं तो यहाँ पर वायदा में भाव को आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि वहाँ के जो प्राइस का जो रिस्क होता है प्राइस में उतार चढ़ाव का, वो यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि यहाँ पर कीमतों पर किन बातों का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो प्रोसेसर्स, मिलर्स की मांग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या आंकड़े हैं, जो कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं वहाँ किस तरह का उत्पादन हुआ है, वहाँ से किस तरह की सप्लाई है, वो इसके प्राइसेस को सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो भी प्राइस में उतार चढ़ाव में अगर आपको रिस्क लगता है तो वायदा बाजार में पर हेजिंग के विकल्प भी आपके लिए मौजूद है। ठीक है, तो धनिया का इस्तेमाल करके कमोडिटी बाजार में आप कैसे धन बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको विश्व मोहन ने दी है। और कितना क्रूशियल है आपको ये बताने की जरूरत नहीं। किचन में तो विश्व मोहन बता ही रहे हैं कि हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन कौन कौन से देश इसके उत्पादक हैं, कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है, और आप इसका कैसे कमोडिटी बाजार में इसको ट्रेड्स करके आप इससे पैसे कमा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपके लिए विश्व मोहन ने कमोडिटी की ABCD में बता दी है। आगे बढ़ेंगे। विनोद पाठक हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं। विनोद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए विनोद पाठक का सवाल आया है। इनके पास है LIC के 34 शेयर 889 रुपए के भाव पर। IPO की भाव की ही होल्डिंग है LIC में, और अभी 626 रुपए पर ट्रेड कर LIC का शेयर काफ़ी दूर है, अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन रहेगा, लेकिन इस पर राय लेते हैं। आस्था बताइए, आपको भरोसा है क्या कि 6 महीने साल भर में अगर ये होल्ड करते हैं तो इनके कम से कम भाव वापस आ जाएं? देखिए, ये जो भाव वापस आने की बात है ये थोड़ा डिपेंड भी करेगा हमारे इक्विटी मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि LIC उसी तरह से परफॉर्म करता है या उसकी परफॉर्मेंस इक्विटी मार्केट से रिलेटेड रहती है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पे साल भर तो आराम से इन्हें रखना पड़ेगा। उतना अगर ये है तो होल्ड करें, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खास खराब नहीं है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़े से ये महंगे हैं। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जो पिछला क्वार्टर आया था वहाँ पे तो इन्होंने मार्केट शेयर में भी यहाँ पे गेन दिखाया था, और एक ये प्रोमिनेंट पोजीशन रखते हैं पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ।
और इनकी गुडविल भी काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट की भी बैकिंग है, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशंस को देख के यहाँ पे कंसर्न्स है, प्लस इक्विटी मार्केट के साथ कोरिलेशन है। अगर वहाँ पे थोड़ा उठापटक होती है तो वो भी यहाँ पे स्टॉक्स को बहुत बड़ी तेजी में नहीं लाएगी। एक काम ये कर सकते हैं, कुछ ही पोजीशन रखें, कुछ पोजीशन से चाहे तो मैं तो कहूँगी कि एग्जिट कर जाएं, बेटर रहेगा, और रिमेनिंग पोजीशन को ये होल्ड कर लें। अब अगर एग्जिट कर रहे हैं तो लेना क्या है, मेरे हिसाब से लेने में ICICI बैंक ले लीजिए। बिल्कुल जो भी नुकसान होगा इसको निकालने से उसकी भरपाई करता हुआ लॉन्ग टर्म में नजर आएगा। तो मैं इन्हें सलाह दूंगी पार्शियली एग्जिट करें और ICICI बैंक खरीदें। ठीक है, तो LIC पे पार्शली एग्जिट करने की विनोद जी आपके लिए राय आ रही है। जो पैसे या जो राशि वहाँ से निकलेगी उसको आप ICICI बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से कुछ लॉस रिकवरी की उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है। पर चलिए आगे बढ़े, अगले लाइव कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से नरेंद्र कपूर जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, बताइए किस स्टॉक पे राय जाननी है? गुड मॉर्निंग, मेरे पास मैडम ग्रैन्यूल्स इंडिया के 480 शेयर्स हैं 373 के ऊपर। ओके, 373 या 337? 337 सॉरी 337। ओके, हमारी टीम ने वो नंबर लिखा था। देख पा रहे हैं आपको हाल फिलहाल की खरीद है आपकी क्या नरेंद्र? नहीं, पुरानी खरीद है मैडम, 1 साल से ऊपर हो गया। ओके, पर रिटर्न्स नहीं दिए हैं, पर अच्छी बात नहीं है हाँ जी। कि देखिए काफ़ी अच्छा खासा डिप हमने देखा था। सभी फार्मा काउंटर्स की बात करें जिसमें ग्रैन्यूल्स इंडिया भी पिटता हुआ नजर आया था, करीब 250 रुपये तक इसका भाव आ गया था। आपने एग्जिट नहीं लिया, कम से कम कैपिटल आपकी सेव है। पर किरण जी एक बार आपसे समझेंगे, देखिए हाल फिलहाल फार्मा काउंटर्स अच्छा रनअप दिखाए हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया भी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही है। क्या यहाँ से और अपसाइड की उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार का जो एक फॉल मैं देख पा रही हूँ जो कि इस साल की शुरुआत से ही था, वो कहीं ना कहीं इन स्तरों से ही था। तो क्या ये स्तर एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है? क्या इतना बड़ा रेजिस्टेंस है ये, या जो एक अपमूव है वो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव कहला सकता है और यहाँ से और भी तेजी की उम्मीद करें? आपकी राय। सो ओवरऑल जैसे आपने बताया कि 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस साल का जो हाई था जनवरी का उसके आसपास, तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखोगे तो 2020 में जो हाई बनाए थे उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यूस लोअर हाइस बन रहे हैं, और उसको हम कनेक्ट करते तो एक लोअर टाइम फ्रेम में या तो बड़ी टाइम फ्रेम में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। अब अभी जिस जंक्चर के ऊपर है, इसने 2 बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली क्लोज दिया है, लेकिन उसके बाद उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, और अभी एज पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, एंगल्फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न जिसको हम कहते हैं, वो परसों के दिन फॉर्म हुई थी और आज उसमें एक फॉलोअप सेलिंग भी आ रहा है। सो एज ऑफ नाउ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो फॉल है वो कहीं ना कहीं 330 320 के आसपास रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट 330 के आसपास ही आया है, और अगर इसका हम साइज गिने तो ऑलमोस्ट 100 रुपए की साइज हम देख रहे हैं, तो यहाँ से 400 430 के टारगेट डेफिनेटली स्टॉक्स में आ सकते हैं। सो एज पर थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया अगर इनका है 8 महीने से 1 साल होल्ड करने, अगर ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 300 रुपए का ध्यान में रखिए, चांसेस है कि आप नीचे 330 320 तक के लेवल देखिए, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं। आप 300 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड कीजिए, ऊपर में 400 तक के टारगेट हमें आने वाले 8 से 9 महीने में देख सकते हैं। ठीक है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस, 400 के टारगेट, थोड़े से रिस्क रिवॉर्ड थोड़े से मिसमैच नहीं हो रहे हैं किरण? 330 340 के आसपास भाव चल रहा है, सो इट्स समवेयर अराउंड 1.5 टू 1, लाइक आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं 1.5 रुपया कमाने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 400 रुपए से ऊपर के टारगेट्स आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया में आते हुए दिखेंगे। लेकिन आज से नए अकाउंट सेटलमेंट का तरीका बदल गया है सेबी का, और अब ब्रोकरेजेस को ग्राहक का बिना इस्तेमाल होने वाले पैसा हर 3 महीने पर वापस करना होगा। दिक्कत यह है कि सेबी के जो नए रूल्स आज से अप्लीकेबल हुए हैं उसके चलते उनकी कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाएगी, और शायद इसके चलते आपकी वो ब्रोकिंग कॉस्ट भी बढ़ा दें, ऐसा इसका अंदेशा अब है। सेबी के पूरे रूलिंग का ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, बताने के लिए हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, बताइए क्या रूल आया है, आज से क्या नियम लागू हो गए हैं, और उसका ब्रोकर्स पर असर क्या होगा और उसका ट्रेडर्स पर क्या असर होगा?
मामला बिल्कुल साफ है। अब बस सेबी ये कहता है कि आप जो क्लाइंट्स का अनयूज्ड पैसा है आप उसको वापस कर दीजिए। वो वापस पहले भी होता था, लेकिन थोड़ा इसको और रेगुलेट और अच्छे तरीके से किया है। मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। सरकार 7 अक्टूबर यानी कि आज से ये कहती है कि आप एक नियम के अंदर आ जाइए कि 3 महीने तक जो पैसा अनयूज्ड है ब्रोकरेज के अकाउंट्स में आपके पास एज ए ब्रोकर के पास पड़ा रहता है, वो आपको एवरी फर्स्ट फ्राइडे को आपको वापस करना होगा 3 महीने में एक बार। ये अभी भी पैसा होता है, बट अभी थोड़ा अलग तरीके से होता है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कैसे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप 3 महीने में एक बार आपको जो शुक्रवार, पहला शुक्रवार होगा, आप उसमें पैसा, आपको ग्राहकों का पैसा वापस करना होगा जो अनयूज्ड पैसा है। एक अनुमान के मुताबिक इंडस्ट्री में करीब 25,000 करोड़ रुपए की रकम है जो इस तरह से अनयूज्ड पैसा ब्रोकर्स का पड़ा रहता है क्लाइंट्स का। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि पैसा वापस तो किया जाता था, लेकिन वो सेग्रीगेटेड होके होता था, वो पूरे महीने में बट जाता था। मान लीजिए किसी को 11 तारीख को मिल रहा है, किसी को 18 तारीख को मिल रहा है, किसी को 22 तारीख को मिल रहा है, किसी को 1 तारीख को मिल रहा है। अब सेबी ये कहता है कि आप पहले ही शुक्रवार को सबका पैसा रिटर्न कर दीजिए जिसका 3 महीने हुआ। तो ब्रोकरेज कम्युनिटी के लिए यह दिक्कत हो रही है कि ये पैसा अगर हम वापस कर देंगे ना, तो हमारे लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी की थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो अभी दूसरे देशों में क्या होता है, एक मैं पक्ष आपके सामने वो भी रख देता हूँ, फिर हम बताते हैं ब्रोकर्स की प्रॉब्लम क्या होगी और इसमें ग्राहकों का फायदा कैसे है। दूसरे देशों में ये होता है कि जो पैसा अनयूज्ड होता है वो ब्रोकर्स के पास ही पड़ा रहता है और काफ़ी समय तक ब्रोकर्स के पास पड़ा रहता है। कई तो हमेशा अपने पास ही रखते हैं, उससे अपने खर्चों को मैनेज कर देते हैं, वर्किंग कैपिटल को कम कर लेते हैं और वो जीरो ब्रोकरेज तक आपको दे देते हैं कि आपको जीरो ब्रोकरेज होगी, आपको कोई ब्रोकरेज ही नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पैसा उनके पास ही पड़ा रहता है, ब्रोकर्स के पास ही पड़ा रहता है, और इसलिए वो आपको इस तरह की फैसिलिटी दे पाते हैं। लेकिन भारत में सेबी ये कहता है कि नहीं, ये ब्रोकर्स के पास जो पैसा पड़ा है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, आप इसको रखने के अधिकारी नहीं है, तो आपको 3 महीने बाद ये पैसा वापस करना होगा। ब्रोकर्स कहते हैं इससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। ब्रोकर्स ये कहते हैं कि इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है। ब्रोकर्स ये कहते हैं हमारी फ्लोटिंग रकम जो है वो कम हो जाएगी और साथ ही सेटलमेंट वाले दिन भी हमको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि T+1 में जैसे हम पैसा उनका वापस कर देंगे, अगले दिन हमारे पास अगर वो क्लाइंट कुछ खरीद रहा है तो हम अपनी जेब से हमको पैसा ला के देना होगा। तो ये सारी की सारी दिक्कत आने वाली है। ग्राहकों को जो बेनिफिट होगा कि उनका पैसा का कहीं मिसयूज नहीं होने वाला। ठीक है दीप्ति, बहुत शुक्रिया, बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से चीज़ों को डिकोड करने के लिए और क्या मुश्किलें आ रही हैं ब्रोकर्स उनका पक्ष रखने के लिए और ट्रेडर्स के लिए इसमें इसके क्या मायने हैं इस डेवलपमेंट के, वो भी बताने के लिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप किया हमें शंकर झा ने, इनके पास हैं डिक्सन टेक के 230 शेयर 5,250 रुपये के भाव पर और वैरॉक इंजीनियरिंग के 1,000 शेयर हैं 496 रुपये के भाव पर। डिक्सन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे वैरॉक की। वैरॉक दरअसल आज ये शेयर फिसल रहा है क्योंकि इनकी जो डील थी लाइटिंग कारोबार वाली, उसको बेचने की, तो जितने पैसे इनको पहले मिलने थे उससे अब इनको कम पैसे मिलेंगे और उसके चलते शेयर पर आज प्रेशर हम देख रहे हैं। वैरॉक आस्था, आपका क्या व्यू है इस स्टॉक पे और जो खबर आई है उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा कंपनी पर? जी देखिए, प्रभाव की अगर वहाँ हम बात करें तो बिल्कुल वो एक नेगेटिव तरीके का ही प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो मैं वैरॉक इंजीनियरिंग को समझ पाई हूँ, मेरे हिसाब से एक तरह से अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और कंपनी तैयार है टर्न अराउंड करने के लिए। थोड़ा सा अभी इसमें समय लग सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस हैं, इंडिया के स्पेशली बिजनेसेस हैं, वहाँ पे हमें मार्जिन की थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। दूसरी तरफ जो ऑनगोइंग यहाँ पे रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है, वो भी हमने देखा है कि जो क्वार्टर गया था वहाँ पे थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला था और इन्होंने अब नए प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे को लगता है उसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से यहाँ पे असर रहेगा, नेगेटिव है वो कंपनी के लिए और थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर किसी को भरोसा है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में बने रहा जा सकता है। दूसरी तरफ आपने डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी नाम दिया था। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्सपेंशन भी कंपनी अपना यहाँ पे कर रही है, उसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं
हैं वो भी ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए हमें एक इम्प्रूवमेंट दिखाते हुए नजर आएंगे। तो क्योंकि कंपनी यहाँ पे थोड़े से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कुछ शिफ्टिंग कर रही है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में, सो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो उससे भी यहाँ पे मार्जिन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट है ऑर्डर बुक, क्योंकि ऑर्डर बुक सॉलिड है तो वो कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। तो इन सभी पॉइंट्स के तहत मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए डिक्सन को। शंकर जी, आपके दोनों ही काउंटर्स डिक्सन टेक्नोलॉजी और वैरोक इंजीनियरिंग, हम समझ सकते हैं कि काफ़ी लॉस हो रहा है, आपने अपनी क्वेरी में भी लिखा है ये, पर 3 महीने तो शायद कम पड़े ये दोनों ही काउंटर्स को रिकवर करने के लिए, और लंबे समय के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। दोनों ही कंपनीज़ के फंडामेंटल व्यू क्या बन रहा है वो आपको आस्था ने बताया, पर 3 महीने कम है, पर लंबे समय के लिए आप दोनों ही काउंटर्स में बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोवा से हमारे दूसरे कॉलर आनंद जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आनंद, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? या गुड मॉर्निंग, मेरे पास HDFC लाइफ, आई हैव बीन एक्यूमुलेटिंग दिस इन SIP मोड, तो मेरा एवरेज प्राइस है 585 एंड 300 क्वांटिटी है, और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है मेरा। इनफैक्ट आई कैटेगराइज इट एज पोर्टफोलियो स्टॉक। 4-5 साल के लिए आई वांट टू होल्ड इट, so I just wanted to know whether I can add more at current rate actually because the price has come down. आनंद, आपने ये एक्यूमुलेशन कब से करना शुरू किया है? It is since last 3 years now actually. हाँ, क्योंकि मैं देख पा रही थी 700, 800, 750 तक भी ये काउंटर जाते हुए दिखा था लगभग उस प्राइस के आसपास। वहाँ पे आपने एग्जिट नहीं लिया और कई समय से जो है आप इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आस्था, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, लंबे समय के निवेशक हैं और पिछले 3 साल से एक ही काउंटर को ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। अब 300 शेयर्स होल्ड करते हैं और 585 उसकी एवरेज बाइंग प्राइस है। क्या जो पूरी इंडस्ट्री हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस में ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा बताया जाता है, पर कहीं ना कहीं इतनी ग्रोथ उनके नंबर्स पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, पर क्या HDFC लाइफ इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा पहला, और किस तरीके के स्टॉक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए? देखिए, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मार्जिन सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करता है। अब अगर मैं HDFC लाइफ की बात करूं तो इसने क्यों नहीं परफॉर्म किया, उसके भी कुछ कारण हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो इनकी कॉस्ट बढ़ी थी, जो क्वार्टर गॉन बाय था उसमें, उसकी वजह से हमने देखा है कि VNB मार्जिन जो होते हैं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, वहां पे हमने एक डिक्लाइन हमें देखा था। लेकिन अगर मैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखती हूँ तो इन्होंने हमेशा VNB मार्जिन, क्योंकि अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की बात करती हूँ तो इन्होंने VNB मार्जिन को यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। मेरे हिसाब से CAGR ग्रोथ 5 ईयर्स की जो है वो बहुत अच्छी रही हुई है, मोर देन 20% रही हुई है। तो आगे जाते हुए मुझे लगता है कि हो सकता है कि कंपनी वापस से अपनी पुरानी ट्रैक पे आए। लॉन्ग टर्म यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव है और इंडस्ट्री का आउटलुक भी लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं थे, अप टू द मार्क नहीं थे, तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ठीक लगता है। दूसरी तरफ इनका यूलिप मिक्स भी अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी यहाँ पे ठीक लगता है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक के हिसाब से कंपनी में यहाँ पे बने रहना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वीकनेस देखने को मिले। और नतीजों पे बिल्कुल कड़ी नजर रखिए, क्योंकि वैसे भी अभी आने वाले 1 महीने में नतीजे यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अगला ट्रिगर नतीजे होंगे HDFC लाइफ के, यहाँ से उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन देखने की दमदार बिजनेस अपडेट के बाद टाइटन में 4.5% के आसपास की तेज़ी है। एक और ज्वेलरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स, आज ये शेयर बड़े उछाल पर खुला था, हालांकि ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया है, 1% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन आज इसने अपना 52 वीक हाई बनाया है। तो एक्शन है ज्वेलरी स्पेस में, लेकिन Q2 के अपडेट में ज्वेलरी कंपनियों ने ऐसा क्या कहा है जो स्टॉक्स में इतना बढ़िया रनअप बन रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनी, बताइए अपडेट्स में क्या खास है? एंड आज ट्रेड में 2 स्टॉक जो एकदम चमक रहे हैं वो है ज्वेलरी रिटेलर्स के स्टॉक। बात करते हैं टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स, दोनों की Q2 परफॉर्मेंस अपडेट आई हुई है, काफ़ी अच्छी अपडेट आई हुई है। टाइटन की जो अपडेट है थोड़ी बेटर है कल्याण ज्वेलर्स से, पर दोनों की काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो पहले बात करते हैं टाइटन के बारे में। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग अपडेट आ रही है, वो लोग ओवरऑल सेल्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 18% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज्वेलरी डिवीजन जो 80% अकाउंट करता है उनकी रेवेन्यू को, उसमें भी उन्होंने डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, 18% की
वॉचेस भी 20% की ग्रोथ है और आईवेयर जो सेल्स है वहाँ पे भी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कंपनी ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रही है हेल्दी परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पे और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है फेस्टिव सीजन के बारे में। तो काफ़ी अच्छी सेल्स है और उनकी जो मार्जिन्स है वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी सेल्स इंप्रूव हुई है तो वो हायर मार्जिन सेल्स है, तो अगर वो इंप्रूव हो रहे हैं तो मार्जिन्स को भी वहाँ पे थोड़ी सपोर्ट रहेगी। तो टाइटन की अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट आई हुई है। सिमिलरली कल्याण ज्वेलर्स की अपडेट भी काफ़ी अच्छी है, वो लोग रोबस्ट फुटफॉल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल इंडियन रेवेन्यू ग्रोथ है 14% की, मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है 65% की, और अब मिडिल ईस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है अराउंड 16% उनके टोटल परफॉर्मेंस और रेवेन्यू को। वहाँ पे कंपनी ने एक फैक्टर हाईलाइट किया है कि हाइटेंड कॉम्पिटिशन है और थोड़े लोअर ग्रॉस मार्जिन आ सकते हैं, पर अदरवाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट है। कंपनी ने 5 नए स्टोर्स भी ऐड किए हैं और उनकी टोटल स्टोर काउंट जो है अभी 163 हो गई है, तो काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है दोनों रिटेलर्स से। ठीक है, तो ये दोनों ही ज्वेलरी काउंटर्स जो हैं टाइटन और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स आपको बस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बीएससी के कुछ ट्रेंडिंग लिस्ट की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स हाईलाइट हो रहा है कि वो अपने ईयरली हाई पे है, और साथ ही टाइटन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स और टॉप टर्नओवर ये कैटेगरी में बीएससी ने अपनी दोनों ही लिस्ट में शामिल किया है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, पर इसके अलावा और भी कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखेंगे। अदानी एंटरप्राइज यहाँ पे भी हाई टर्नओवर दिखा रहा है। उसके बाद दालमिया भारत वन ऑफ द टॉप लूजर्स है आज सेंसेक्स में। इसके अलावा गोदरेज सीपी वहाँ पे भी हमें फिर से गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। मैक्स हेल्थ केयर ये भी गिरावट का शिकार है, और साथ ही वैरोक इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे थे वन ऑफ द टॉप लूजर्स है बीएससी में, और साथ ही हाई वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो ये थी कुछ बीएससी से रिलेटेड लिस्ट आपके सामने। ट्रेंडिंग लिस्ट ये लेकर आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ नए नए काउंटर्स और उसके पीछे के जो ट्रिगर्स हैं वो भी हमें हाईलाइट होते हैं, पर कहीं ना कहीं मार्केट्स अपने आप को फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल सेंसेक्स में करीब 220 अंकों की गिरावट हम देख पा रहे हैं, और निफ्टी की अगर बात करें तो निचले स्तरों से हल्का सा रिकवर करता हुआ आया है, ज़्यादा नहीं 17,270 पे ही है, पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर ज़्यादा किया है, 320 अंकों की फिलहाल गिरावट दिखा रहा है। तो ये था हाल मार्केट्स का, पर आगे बढ़ते हैं और उसके अलावा हम अब क्वेरी शामिल करते हैं। राजेंद्र गोयल जी का सवाल आया है व्हाट्सएप के ज़रिए, ये नाल्को पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 410 शेयर्स हैं इस काउंटर के, और 70.5 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। लगभग मौजूदा स्तरों के आसपास ही इन्होंने बाइंग की है, पर किरण आपसे समझेंगे। देखिए मेटल काउंटर्स हाल फिलहाल कुछ थोड़े से रिकवर करते हुए नजर आए ज़रूर थे, पर ग्लोबल न्यूज़ फ्लो के चलते एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसे ही चाल हम देख पा रहे हैं। नाल्को पे क्या नजरिया बन रहा है, आगे की चाल किस तरीके की रह सकती है? नेल्को की अगर हम बात करें सो ओवरऑल जिस तरह से आपने बताया कि मेटल सेक्टर के अंदर जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं ड्यू टू डॉलर इंडेक्स में रिसेंटली हमने देखा था कि ऊपर के जो लेवल से वहां से थोड़ा कूल ऑफ देखा था, जिसकी वजह से सभी मेटल इंडेक्स में हमने लास्ट वीक में एक अच्छा उछाल देखा है। अब कहीं ना कहीं जो मेटल इंडेक्स है वो अपने एक गैप रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सिमिलर पैटर्न हम नेल्को के ऊपर भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 73-74 इज द स्टीप रेजिस्टेंस जहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक 74 के ऊपर नहीं जाता है हमें लग रहा है ये स्टॉक वापस नीचे में कहीं ना कहीं 70 के आसपास आ सकता है। और 70 के आसपास अगर हम देखें तो मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, साथ ही साथ प्रीवियस एक सपोर्ट भी है, और वहां पे हम देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। सो ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। जब तक ऊपर में 74 का लेवल ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो नेल्को 4 रुपए की रेंज में ही घूमता रहे, 74 और नीचे में 70। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए उनको, 69 का एक स्टॉप लॉस रख के। 74 का रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होगा उनको अपसाइड में एक 80-82 तक की रैली दिख सकती है। सो 82 के स्टॉप लॉस के लिए आप होल्ड कर सकते हैं 70 का स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ नाल्को को 80 रुपए के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है किरण की। लेकिन बाजार पर जो बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है कि यहाँ से, क्योंकि अब देखिए रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है 10 अक्टूबर को, यानी कि सोमवार को आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजों से एक किक स्टार्ट हो जाएगा Q2 का अर्निंग सीजन। लेकिन उसके पहले बाजार को लेकर बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है बताने के लिए हमारे सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मानसी बताइए, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, बाजार की चाल यहाँ से कैसी होगी, कौन से ट्रिगर्स क्रूशियल होंगे और सेक्टर कौन से होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, तो शुरुआत एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के विक्रम कोटक की बाजार पर राय से करते हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय बाजार जो है काफ़ी मजबूत है और इस वक्त भारत में बैलेंस शीट की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव, और मैक्रो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। हर सेगमेंट में डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी नजर आ रही है और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम वहाँ पर भी है। दमदार क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद भी है, जिसके चलते कई फाइनेंशियल से जुड़े सेक्टर्स जो हैं उनमें एक बीट हमने देखी है। वहीं रामदेव अग्रवाल जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन हैं, उन्होंने बाजार पर अपना नजरिया रखते हुए हमारे साथ बातचीत की। उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति जो है वो बेहतर है और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर लगातार फोकस होना चाहिए। कंज्यूमर कंपनियों के वैल्यूएशंस उन्हें इस वक्त महंगे नजर आते हैं और आईटी में फिलहाल अर्निंग्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स ग्लोबल कनेक्ट्स हैं जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखें तो इस वक्त जो है मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव साइड यहाँ पर नजर आ रही है। और अर्निंग्स क्योंकि आईटी सेक्टर के अर्निंग्स से ही अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी, तो उस पर बातचीत करते हुए रामदेव अग्रवाल जी ने ये कहा कि अर्निंग्स को लेकर इस वक्त कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। रवि धर्मश्री जो कि वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से हैं हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा रियल एस्टेट, एंसिलरी, फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं जो कि इन्हें पसंद हैं। ये तमाम सेक्टर्स हैं जिस पर उनका पॉजिटिव आउटलुक है। वहीं कैपिटल गुड्स और डिफेंस कंपनियों पर बुलिश आउटलुक उन्होंने जताया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मेटल और सीमेंट सेक्टर हैं जहां से निवेश से दूर रहना चाहिए, तो निवेश से बचने की राय मेटल और सीमेंट पैक से उन्होंने दी। कैपिटल गुड्स और डिफेंस स्पेस उन्हें काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ओके, धन्यवाद मानसी। ये तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स जो हमारे दिग्गजों को पसंद आ रहे हैं वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए, इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त होने का वक्त हो चला है। अगले सोमवार हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे 1 घंटे के लिए और आपके सभी सवाल जवाब शो में शामिल करेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। आस्था और किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। पर मैं और अभिषेक अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। जाते जाते देखें